तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं शिशिर राज और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आपने हमारे सारे वीडियोस देखा है तो आपको स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में जरूर पता होगा। मैंने इस टॉपिक पे पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नए हैं तो पहले उन दोनों वीडियोस को देख लें, फिर इस वीडियो को देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमने पहले ये जाना था कि पीरियोडिक टेबल ये दर्शाता है कि हमारे इस ब्रह्मांड में कुल कितने प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं। परंतु एटम कोई फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं इस ब्रह्मांड में। जैसे कि एटम के न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, परंतु सिर्फ क्वार्क और इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। और भी बहुत प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं इस ब्रह्मांड में, और इन सारे पार्टिकल्स को एक साथ अरेंज किया गया है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल के इस टेबल में, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस टेबल में आपको 2 डिवीजन दिख रहा होगा, फर्मियंस और बोसॉन्स। दोनों पे पहले ही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। फर्मियंस वाला सेक्शन में आपको 2 डिवीजन दिखेगा, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्वार्क के बारे में बात करेंगे, और बाकी के फर्मियंस और बोसॉन्स पे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए और वीडियोस लाऊंगा। तो सबसे पहला सवाल, क्वार्क्स होते क्या हैं? क्वार्क मैटर का बना एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ये आपस में जुड़कर कंपोजिट पार्टिकल यानी कि मिश्रित कण बनाते हैं, जैसे कि हेड्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 6 प्रकार के होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। तो आइए बारी बारी से पहले इन्हें जान लेते हैं, फिर हम क्वार्क्स पे वापस आएंगे। तो पहला है अप क्वार्क, जिसे छोटी यू से डिनोट किया जाता है। ये सभी 6 क्वार्क्स में से सबसे हल्का होता है। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को मिलाकर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण होता है। न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, और प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अप क्वार्क का इलेक्ट्रिक चार्ज +2/3e होता है, और इसका मास 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम्ब स्क्वायर के बराबर होता है। इसका स्पिन हाफ होता है। जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, हम इन सभी चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अप क्वार्क चारों फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है, जो कि है ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जितने भी फर्मियंस होते हैं, चाहे क्वार्क हो या लेप्टॉन, उन सभी के एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसे कि हम एंटी क्वार्क कहते हैं, और इसको यू के ऊपर एक डंडा लगाकर डिनोट किया जाता है। बेसिकली ये डंडा सारे एंटी पार्टिकल्स को डिनोट करता है। जिस भी किसी पार्टिकल के सिंबल के ऊपर आपको एक डंडा मिले, समझ लीजिए वह एक एंटी पार्टिकल है, जिसे कि हम एंटी मैटर के नाम से भी जानते हैं। इनका मास निगेटिव नहीं होता, इनका भी मास पॉजिटिव ही होता है, परंतु इसका चार्ज अपोजिट होता है इसके ओरिजिनल पार्टिकल से। जैसे कि अप क्वार्क का चार्ज +2/3e होता है, तो वहीं एंटी अप क्वार्क का चार्ज -2/3e होगा। यहाँ प्लस और माइनस चार्जेस को दर्शाता है, और 2/3 का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज का 2/3 डिवीजन, यानी कि 2/3 हिस्सा। आई होप अब क्वार्क के बारे में मैंने जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब डाउन क्वार्क की ओर बढ़ते हैं। डाउन क्वार्क को छोटी d से रिप्रेजेंट किया जाता है। डाउन क्वार्क सारे क्वार्क में सेकंड लाइटेस्ट होता है, यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे हल्का होता है मास के मामले में और साइज के मामले में भी। डाउन क्वार्क भी बाकी क्वार्क के साथ मिलकर कंपोजिट पार्टिकल बनाता है, यानी कि मिश्रित कण, जैसे कि हेड्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इत्यादि। इसका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है -1/3e, और इसका मास होता है 4.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका भी स्पिन अप क्वार्क के जैसे हाफ होता है। ये भी सारे फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है, बिल्कुल अप क्वार्क की तरह। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में सिर्फ मास और चार्ज का डिफरेंस होता है।
डाउन क्वार्क के एंटी पार्टिकल को छोटी डी के ऊपर डंडा लगाकर डिनोट किया जाता है। जैसा कि अब आप जानते हैं, एंटी पार्टिकल्स बिल्कुल सिमिलर होता है पार्टिकल्स के, बस चार्ज अपोजिट होता है। अब आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए, एक बार में ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है, याद भी नहीं होने वाली चीज़ें हैं। आपको बार बार दोबारा इस वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ सके। जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे चीज़ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मेसॉन, बोसॉन, फर्मियोन सब एक जैसा नाम लगता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए दोबारा देख लें, 3 बार देख लें वीडियो को, तो फिर जाके आप ज़्यादा ईजिली इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं। अप, चार्म और टॉप ये तीनों एक जैसे होते हैं, बस मास का डिफरेंस होता है। तीनों के चार्जेस सेम हैं और स्पिन भी। उसी तरह डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम क्वार्क्स एक जैसे होते हैं, बस मास का डिफरेंस है। तीनों के चार्जेस और स्पिन सेम होते हैं। अब आप सभी के मास, चार्ज और स्पिन इनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। किस क्वार्क का कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है या फिर कितना स्पिन होता है। अभी हमने क्वार्क्स के प्रकार और उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब हम क्वार्क्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि कैसे क्वार्क्स एटम्स को बनने में मदद करता है, और ना ही सिर्फ एटम्स का निर्माण करता है बल्कि और अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स को भी जन्म देता है। आपने अभी तक जाना कि क्वार्क्स हेड्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन सभी को जन्म देता है। और ये हेड्रॉन क्या है ये भी हम जान लेते हैं। दरअसल हेड्रॉन 2 और 2 से अधिक क्वार्क से मिलकर बना हुआ पार्टिकल होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। हेड्रॉन्स 2 प्रकार के होते हैं, बैरियॉन्स और मेसॉन्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं ना ही फर्मियोन का बात कर रहा हूँ ना ही मैं बोसोन का बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बैरियन और मेसॉन, जो कि दोनों हेड्रॉन है, हेड्रॉन का सब डिवीजन है। बैरियंस जो होते हैं वो ऑड नंबर के क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि 3, 5, 7 इत्यादि। ये सारे ऑड नंबर हैं। 3 क्वार्क है तो बैरियन होगा, 5 क्वार्क है तो बैरियन होगा, 7 क्वार्क है तो बैरियन होगा। उसी तरह मेसॉन इवन नंबर के क्वार्क से मिलकर बना होता है, जैसे कि 2, 4, 6 इत्यादि। यानी कि 2 क्वार्क से मिलकर कोई पार्टिकल बना है तो उसे मेसॉन कहेंगे, 4 क्वार्क से मिलकर कोई पार्टिकल बना है तो उसे भी मेसॉन कहेंगे। हालांकि ये जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये भी बैरियंस कहलाते हैं, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं, जो कि है 3। एक और शब्द है जो कि आपको सुनने को मिल सकता है, वो है पायोन। पायोन 2 क्वार्क से मिलकर बना होता है, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर। पायोन्स भी मेसॉन्स होते हैं क्योंकि ये 2 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, और न्यूट्रॉन्स बैरियंस कहलाते हैं क्योंकि ये 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। 2007 में हमें एक 4 क्वार्क वाला भी हेड्रॉन मिला था। ऑब्वियसली 4 इवन नंबर है तो ये एक मेसॉन होगा, और तब से इसे एक्सोटिक मेसॉन कहा जाने लगा। फिर 2015 में भी हमें 2 पेंटा क्वार्क मिले। पेंटा क्वार्क 5 क्वार्क से मिलकर बना हुआ था। ऑब्वियसली 5 ऑड नंबर है तो ये एक बैरियन होगा, इसे एक्सोटिक बैरियन कहा जाने लगा। अब आइए जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण कैसे होता है। आप जानते हैं कि प्रोटॉन में 2 अप और 1 डाउन क्वार्क होता है। अब आप जानते हैं कि अप क्वार्क के पास +2/3 e के बराबर चार्ज होता है, और डाउन क्वार्क के पास -1/3 e के बराबर चार्ज होता है। तो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क के सारे चार्जेस को अगर जो हम मिला दें तो नेट चार्ज जो आएगा वो +1 e के बराबर आएगा, जो कि प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। वहीं न्यूट्रॉन के केस में 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होता है, जिसे कि जोड़ने पे हमें 0 चार्ज मिलता है, और इसीलिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस दुनिया में सबसे स्टेबल हेड्रॉन होते हैं। बाकी के हेड्रॉन अलग अलग पार्टिकल्स में टूट जाता है, ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता। और ये जो 6 क्वार्क हैं इनमें से सिर्फ अप और डाउन क्वार्क ही स्टेबल होता है, जो कि लंबा समय तक टिका रह सकता है। परंतु बाकी के चारों, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम, ये सब हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये डीके करके अप और डाउन क्वार्क में बदल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अप एंड डाउन क्वार्क अपने लोएस्ट एनर्जी में रहते हैं। आप जानते हैं
कि हर एनर्जेटिक पार्टिकल अपने लोएस्ट स्टेट को अचीव करना चाहता है स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये चारों हाई एनर्जी कोलिजन के दौरान बनते हैं, जैसे कि कॉस्मिक रे और पार्टिकल एक्सेलरेटर में, तो ये बनते के साथ ही डीके हो जाते हैं अप और डाउन क्वार्क के रूप में। तो इतने सारे खूबियों के साथ साथ क्वार्क का एक और प्रॉपर्टी होता है, वो है कलर चार्ज। कलर चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज से अलग होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कलर चार्ज 3 प्रकार का होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। एक चीज बता दूं, कलर चार्ज का कलर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अप और डाउन क्वार्क का ऊपर और नीचे से कोई लेना देना नहीं, उसी तरह से इस कलर चार्ज का भी कलर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ नाम है। उसी तरह से कलर चार्ज को भी इसी तरह से दर्शाने के लिए रेड, ग्रीन और ब्लू में हम लोग दर्शाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि क्वार्क्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में बंधे होते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बंधा होता है न्यूक्लियस के अंदर। और शायद आप जानते होंगे कि ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, जिसे हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी कहते हैं। हम लोग जानते हैं गाइस 4 प्रकार का फंडामेंटल फोर्सेस होता है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक क्वार्क से दूसरे क्वार्क के बीच का इंटरेक्शन ये कैसे होता है? ग्लूऑन्स के मदद से। ग्लूऑन्स क्वार्क्स को आपस में बांधे रखती है और ये संभव हो पाता है कलर चार्ज के वजह से। कलर चार्ज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना, पर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, वहीं नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करता है, परंतु पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब 2 सेम तरह के चार्ज आपस में रिपेल करते हैं और 2 अलग अलग प्रकार के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये चार्ज नजदीक आते हैं तो ये डाइपोल बना लेते हैं, परंतु यहाँ खेल थोड़ा अलग है। क्वार्क के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, परंतु वो काफी नहीं है उन्हें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर बांधने के लिए। साथ ही साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांधने के लिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज काम नहीं करेगा। इसके लिए कोई अलग तरह का स्पेशल चार्ज का जरूरत है। इसका मतलब क्वार्क के साथ कुछ और अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, और वो भी 3 क्वार्क्स के बीच। अब अट्रैक्टिव फोर्स की बात की जाए तो अभी तक हम सिर्फ 3 ही तरह के फोर्स जानते हैं, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। जहां ग्रेविटेशन मोनोपोल होता है, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन होता है ग्रेविटेशन का, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। परंतु यहाँ क्वार्क वाला मामला थोड़ा ट्राइपोल जैसा है। ऐसा मानो 3 तरह के चार्ज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर तीनों के चार्ज एक जैसे होते तो एक तीसरे को रिपेल कर देते, परंतु यहाँ तीनों एक तीसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब तीनों 3 अलग अलग प्रकार के चार्जेस हैं। इन तीनों प्रकार के चार्जेस का वैल्यू क्या होता है ये किसी को नहीं पता। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज में पॉजिटिव कितना, नेगेटिव कितना, +1, +2, -1, ये सब कर सकते हैं, पर जाके इसका कुछ अता पता नहीं है कि इसका वैल्यू क्या होता है। बस सिर्फ इतना जानते हैं कि 3 अलग अलग प्रकार का चार्ज है जो कि एक तीसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि नेचर में ट्रिपलेट्स भी पाए जाते हैं। असल में ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं नेचर में, परंतु ये थोड़ा रेयर होता है। जिसके माथे के ऊपर से जा रहा है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इंसान ज्यादातर पेयर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, पेयर्स को पहचानते हैं। हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आँख हैं। हमारे समाज में 2 तरह के जेंडर पाए जाते हैं। अब जेंडर वाली बात पे भड़कना मत, परंतु नॉर्मली हम लोग यहाँ पे 2 ही तरह के चीज देखते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो कंप्यूटर भी है उसमें बाइनरी सिस्टम होता है, 0 1 0 1 0 1 इस तरह से। तो कंप्यूटर का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग परसीव करते हैं वो हमें पेयर्स में ज़्यादातर हमने परसीव किया चीज़ों को। ट्रिपलेट्स में हम बहुत रेयर होता है कि चीज़ों को परसीव करते हैं। तो साइंटिस्टों ने ये सोचा कि हमारे पास ट्रिपलेट्स के तौर पे प्राइमरी कलर्स हैं। ये जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तो हमारे प्राइमरी कलर हैं। आपको पता होगा कि एलईडी, एलसीडी कोई भी स्क्रीन वगैरह बनता है तो उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू का कॉम्बिनेशन से ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो
रेड ग्रीन ब्लू अगर आपस में मिलता है तो हमें वाइट कलर मिलता है, जिसे कि हम लोग न्यूट्रल भी एज्यूम कर सकते हैं। वाइट को हम लोग न्यूट्रल भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इसे एक तरह से चार्ज को डिनोट करने में हमें आसानी होगी अगर जो हम इसे कलर्स के तौर पे एज्यूम करेंगे तो उन्होंने नए तरह के चार्ज को नया नाम देने के बजाय उन्होंने चार्ज को ही कलर चार्ज नाम दे दिया। अब होता क्या है कि क्वार्क्स के बीच में ग्लूऑन्स का आदान प्रदान होता है और ग्लूऑन्स क्वार्क्स के कलर को कंटिन्यूअसली चेंज करता है। अब यहाँ इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कलर का चेंज होने का मतलब है कि चार्ज का चेंज हो जाना। मतलब ग्लूऑन क्या होता है ना, एक क्वार्क से दूसरे क्वार्क के अंदर जाता है, दूसरे से तीसरे में, मतलब इसी तरह से ये आपस में सारे क्वार्क्स में ग्लूऑन्स जंप करते रहता है और जंप करने के साथ साथ वो चार्ज को ट्रांसफर भी करता है। मतलब ये जो 3 तरह के चार्जेस हैं ये तीनों कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं ग्लूऑन्स के वजह से, क्योंकि ग्लूऑन हमेशा अपना पोजीशन स्विच करते रहता है। ग्लूऑन्स हमेशा एक क्वार्क से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इसी तरह से भागता रहता है और चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है। ऐसा बहुत रैपिडली होता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर गलती से कोई एक ग्लूऑन टाइम पे नहीं पहुंचा तो क्या होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी होता नहीं कि ग्लूऑन्स टाइम पे कलर नहीं बदल दे। ग्लूऑन्स हमेशा टाइम पे ही एग्जैक्ट बदलते हैं। और मैंने बोला ना गाइस, बहुत रैपिडली होता है, बहुत ज़्यादा रैपिडली ये अपना कलर को चेंज करते रहता है और ये हमेशा न्यूट्रल पोजीशन बना के रखता है। और बात रहा ग्लूऑन का लेट होने का, तो ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि ग्लूऑन्स नेचर को फॉलो करता है, नेचर का बनाया हुआ है। नेचर कभी भी गलतियां नहीं करती, ये बात शायद आप जानते होंगे। और बात रहा ग्लूऑन्स का कि कैसे वह क्वार्क्स को बांधे रखता है और ये कैसे कैसे काम करता है, ये सारी चीजें ये हम आगे के सीरीज में जानेंगे। जब हम बोसॉन्स की बात करेंगे उस समय हम ग्लूऑन्स को भी कवर करेंगे। तो गाइज ये था हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और मिलते हैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।